दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने नीरो मैजिक चैनल पर। और हमेशा की तरह आज का ये सेशन भी हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही बेहतरीन रूल से। यहाँ देखिए आपकी स्क्रीन पर दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, आई लव यू मोर देन ही, वहीं दूसरा आई लव यू मोर देन हिम। एक में देन के बाद ही का यूज किया गया है, वहीं नीचे देन के बाद हिम का। क्या लगता है आपको इन दोनों में से कौन सा सही या कौन सा गलत हो सकता है? दोस्तों अगर मैं कहूं कि ये दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं तब शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन मेरे प्यारे साथियों ये दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। अब आप यहां इसकी वजह भी समझिए। सबसे पहले तो नीचे वाले सेंटेंस का अगर आप हिंदी अनुवाद देखें तो ये कुछ इस तरह बनेगा, मैं तुमसे उससे ज्यादा प्यार करता हूं। यानी आई जो सब्जेक्ट है वो दो लोगों से प्यार करता है, जिसमें एक से थोड़ा ज्यादा प्यार करता है। इसे आप कुछ इस तरह समझिए कि ये आई यहां हुआ सब्जेक्ट जो अपने ही प्यार को कंपेयर कर रहा है दो लोगों के बीच, जिसमें यहां यू और हिम दोनों ही सेंटेंस के ऑब्जेक्ट हैं। वहीं अगर आप ऊपर वाले सेंटेंस को देखें तो इसका हिंदी अनुवाद बनता है जितना वह प्यार करता है मैं तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करता हूं। यानी अब यहां दो लोग सब्जेक्ट की भूमिका में हैं और दोनों ही सिर्फ एक पर्सन से कितना प्यार करते हैं। अब इन दोनों के प्यार के बीच ही कंपैरिजन हो रहा है सेंटेंस में। यहां समझिए आई और ही यहां दोनों ही सब्जेक्ट हैं और ये दोनों ही प्यार करते हैं यहां यू को जो एक ऑब्जेक्ट है। अब ये दोनों कितना कम या ज्यादा प्यार करते हैं यू से। जब भी इस तरह का कंपैरिजन करना हो तब इसी सेंटेंस की तरह देन के बाद हमेशा सब्जेक्ट का ही यूज किया जाता है और इसलिए यह सेंटेंस भी नीचे वाले की तरह बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और दोस्तों आज के इस प्रोनाउन के सेशन में आपको ऐसे ही कुछ जरूरी और बेहतरीन ग्रामर रूल्स बेसिक्स के साथ सीखने को मिलेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जानना, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीरो है। मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों सबसे पहले आप यह समझिए कि प्रोनाउन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है किसी भी सेंटेंस में। यहां आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, सोहन केम टू माई हाउस, सोहन टॉक्ड अबाउट सोहन एंड सोहन आस्क्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, फाइनली सोहन वेंट बैक टू सोहन हाउस। अब इसका हिंदी अनुवाद भी देखें, सोहन मेरे घर आया, सोहन ने अपने बारे में बात की और सोहन ने एक गिलास पानी मांगा, अंत में सोहन अपने घर वापस चला गया। अब यहां आपने ध्यान दिया हो तो बार बार सिर्फ सोहन नाम का यूज किया गया है, जबकि आप खुद जानते हैं कि सोहन का नाम जब एक बार आ चुका है जो यहां नाउन की भूमिका में है तो आगे इसके नाम की जरूरत हमें। और दोस्तों इसी गलती से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं सेंटेंसेस में। जैसे यहां सोहन का नाम आ गया है और इसी पर्सन के बारे में आगे की बात की गई है तो यहां प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे सोहन की जगह यहां ही जो कि एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है यूज किया जाता है। और देखिए यहां भी सोहन की जगह हिमसेल्फ जो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और आगे भी पूरे सेंटेंस में जहां भी सोहन का नाम दिया गया होगा वहां हम इसी तरह जरूरी प्रोनाउन का यूज करेंगे, तभी सेंटेंस करेक्ट होगा। अब यहां हमने ही या हिमसेल्फ या और कोई भी प्रोनाउन लगाना होता तो हम क्यों और कब लगाते, तो चलिए दोस्तों इसी के बारे में देखते हैं कि कौन से प्रोनाउन का कब और कहां यूज किया जाता है। अब सबसे पहले इस सेंटेंस को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, आई एम आस्किंग यू टू डू हिम अ फेवर, जिसका हिंदी अनुवाद बना मैं आपसे उसके लिए एक एहसान करने के लिए बोल रहा हूं। अब यहां आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जब भी किसी भी सेंटेंस में जो भी पर्सन बोल रहा होता है वह फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे यहां आई फर्स्ट पर्सन हुआ और जिससे बात कर रहा होता है वह होता है सेकंड पर्सन। जैसे यहां यू दिया गया है। अब जिसके बारे में बात हो रही होती है, जैसे यहां किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात हो रही है कि उसके लिए तुम कुछ करो, तो वह पर्सन थर्ड पर्सन होता है। अब दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरा प्रोनाउन इन्हीं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन पर केंद्रित है। चलिए तो समझते हैं कैसे। यहां जब सब्जेक्टिव केस की बात हो, यानी जो भी सब्जेक्ट हो सेंटेंस में जो क्रिया कर रहा हो उसका फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर यानी अकेला है
तब वह आई होता है, जिसका हिंदी अनुवाद मैं, मैंने या मुझे बनता है। अब ये डिपेंड करता है सेंटेंस कौन सा है, जैसे मैं काम करता हूं या मैंने काम कर लिया या फिर मुझे एक काम है। इन सब में आई एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है। वहीं जब फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी दो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो जो सब्जेक्ट की भूमिका में हो किसी भी सेंटेंस में, तब वी का यूज किया जाता है, यानी हम, हमें या हमने। इसी तरह नीचे देखिए, सेकंड पर्सन के लिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही केसेस में सिर्फ और सिर्फ यू का ही यूज किया जाता है। जब भी सेकंड पर्सन सब्जेक्ट की बात होगी किसी भी सेंटेंस में, आपने या आप यू का यूज किया जाता है। अब यहां जब भी बात थर्ड पर्सन की होगी, अगर वह सिंगुलर यानी अकेला है, तब ही, शी, इट या किसी का नाम या हु का भी यूज किया जाता है, जिसमें ही सिर्फ और सिर्फ मेल यानी पुरुष के लिए, वहीं शी सिर्फ और सिर्फ फीमेल यानी स्त्री के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह इट किसी भी ऑब्जेक्ट यानी जब भी बात किसी पर्सन यानी व्यक्ति की ना हो रही हो, तब हम इट का यूज करते हैं। वहीं नाम किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है। इसी तरह नीचे देखिए हु दिया गया है, यानी जब क्रिया करने वाले का पता ही ना हो सेंटेंस में, तब हम हु का यूज करते हैं। अब जरा इनके हिंदी अनुवाद को आप समझिए। ही को हम वह, उसने या उसके का यूज करते हैं, और शी के केस में भी हम इसी तरह वह, उसने या उसके का यूज करते हैं। जबकि इट के लिए ये, वही नाम के लिए तो आप समझते ही हैं कि नाम ही लिया जाता है, और हु के लिए कौन या किसने का यूज किया जाता है हिंदी में। दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि हिंदी में कितनी तरह से हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, जबकि इंग्लिश में ये काफी लिमिटेड तरह से यूज किया जाता है। अब यहां देखिए थर्ड पर्सन प्लूरल की बात हो, तब हम दे का यूज करते हैं, जिसका हिंदी में यूज उन्हें, उन्होंने या वे की तरह किया जाता है। चलिए अब देखते हैं, जब यही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट बन जाते हैं किसी भी सेंटेंस में, यानी जो क्रिया इन्हीं के ऊपर हो रही होती है सेंटेंस में, तब इन्हें कैसे यूज किया जाता है। यहां आई का हो जाता है मी, जिसे हिंदी में मुझे या मुझसे बोला जाता है। अब आप यहां यह भी सोच सकते हैं कि नीरो सर को क्या हो गया, ऑब्जेक्ट में मी के साथ मुझे लगा दिया है, जबकि यहां मुझे आई के साथ सब्जेक्ट में भी लगाया हुआ था। जबकि ऐसा नहीं है। आप यहां समझिए कि मुझे हम हिंदी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही केसेस में यूज कर लेते हैं, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। जैसे यहां अब यह बोला जाए कि मुझे एक जरूरी काम है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद होगा आई हैव एन अर्जेंट वर्क। अब यहां देखें कि मुझे यानी आई एक सब्जेक्ट है सेंटेंस में, और इसी तरह यूज भी किया गया है। वहीं इधर आप देखें कि अगर यह बोला जाए उसने मुझे एक फूल दिया, अब यहां आप देखें कि उसने दिया, मतलब उसने यहां है जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी हम ही का यूज ही करेंगे। वहीं मुझे एक ऑब्जेक्ट हुआ जिसको फूल दिया गया, जिसके ऊपर क्रिया हुई, इसलिए यहां मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज किया गया है। उम्मीद करता हूं ये बेसिक सी बात आपके जरूर समझ आई होगी। चलिए अब आगे देखिए, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यानी हमें या हमसे। इसी तरह नीचे यू का यू ही रहता है, चाहे प्लूरल की बात हो या सिंगुलर की। जैसे यहां आपसे या तुम्हें हम हिंदी में बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है ही, जिसका ऑब्जेक्ट हो जाता है हिम, वहीं शी का हो जाता है हर। इसी तरह जब इट की बात हो तब इट ही ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, यानी चेंज बिल्कुल नहीं होता। वहीं नीचे देखिए, नेम का तो जो नाम होगा वही आएगा, लेकिन हु का हो जाएगा हुम, जिसे हिंदी में हम किसको या किससे भी बोलते हैं। अब नीचे अगर दे की बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है देम, यानी उन्हें या उनसे बोला जाता है हिंदी में। दोस्तों इसके बाद आता है पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, और इसी का बड़ा भाई सिर्फ पोजेसिव प्रोनाउन। अब यहां आपने ध्यान दिया हो तो इसमें एडजेक्टिव प्रोनाउन दिया गया है, जो मैंने आपको आर्टिकल वाली वीडियो में भी थोड़ा सा समझाया था। दोस्तों अगर आप में से जिन लोगों ने आर्टिकल्स, वर्ब और नाउन की मेरी बनाई वीडियो नहीं देखी तो उसे भी जरूर देख लें, आपको वह बहुत पसंद आएगी, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ एडजेक्टिव दिया गया है, यानी एडजेक्टिव नाउन के पहले लगाया जाता है। जैसे राउडी राठौर बोला जाए तो राठौर हुआ एक नाउन जिसकी खासियत बता रहा है राउडी,
और यही राउडी जो खासियत बता रहा है, इसे ही एडजेक्टिव बोला जाता है। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल हुआ, जहां गर्ल की खासियत ब्यूटीफुल है, जो एक एडजेक्टिव है। अब आप यहां समझिए, ऐसा प्रोनाउन जिसके बाद नाउन का यूज जरूर होता है, और अगर उसके बाद आपने कोई नाउन नहीं लगाया तो वह गलत हो जाएगा। जैसे यहां माय हुआ, जबकि इधर ये माइन हो जाएगा, जबकि दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी यहां समझिए आप। ये हमने लिखा माय बैग और इधर माइन बैग, तो यहां ये माय बैग क्योंकि माय के बाद नाउन आया, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। वहीं माइन यानी पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज कभी नहीं किया जाता है, इसलिए ये गलत हो जाता है। अब अगर हमें ये सेंटेंस यानी मेरा बैग माइन का ही यूज करके बनाना हो, तो ये सिर्फ दो ही तरीके से बनाया जा सकता है। यहां देखिए, पहला दिस बैग इज माइन और नीचे बैग ऑफ माइन करके, जिसमें अगर नाउन और पोजेसिव प्रोनाउन के बीच वर्ब इज, आर या वॉज वर लगाकर बनाया गया हो, तब यह पूरी तरह करेक्ट हो जाता है। और इसी तरह नीचे देखिए, प्रेपोजिशन ऑफ लगाकर, और ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है आपके लिए समझना, क्योंकि सिर्फ ये दो ही ऐसे रास्ते हैं जब पोजेसिव प्रोनाउन को आप नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको जरूर समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसी तरह यहां वी का आर और आर्स हो जाता है, और यू का योर और यहां योर्स। इसी तरह नीचे ही का दोनों ही केसेस में हिज होता है, जबकि हर का यहां हर और इधर हर्स हो जाता है। और इसी तरह इट का इट्स और हु का हो जाता है हुज, दोनों ही केसेस में। और लास्ट दे का अगर देखें तो ये देयर और यहां देयर्स हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्म समझिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये क्या होता है, तो यहां देखिए, फर्स्ट पर्सन का अगर रिफ्लेक्सिव केस हम देखें तो ये होगा माई सेल्फ। अब आपको मैं ये भी बताता हूं कि इसका यूज कब और कैसे होता है सेंटेंसेस में। यहां देखिए, अगर ये बोला जाए कि मैंने खुद को एक फूल दिया, जिसका इंग्लिश अनुवाद बना आई गेव मी अ फ्लावर, जहां आपने ध्यान दिया हो तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम है, यानी मैं सब्जेक्ट भी हूं और मैं ही ऑब्जेक्ट भी हूं। मैंने ही खुद को फूल दिया। और ऐसे ही केसेस में ऑब्जेक्टिव केस की जगह हम सिर्फ रिफ्लेक्सिव केस का ही यूज करते हैं, जो बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। इसलिए यहां मी की जगह माई सेल्फ लगाने पर यह सेंटेंस पूरी तरह सही हो जाता है। चलिए अब बाकियों का रिफ्लेक्सिव केस समझिए। वी का आर सेल्फ्स। अब यहां पीछे VES इसलिए लगा क्योंकि दो या दो से ज्यादा लोगों की बात होती है वी में, और प्लूरल फॉर्म में हमेशा ही पीछे VES यूज किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। इसी तरह नीचे यू के दो केस बने, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल का, जिसमें योर सेल्फ सिंगुलर के लिए और योर सेल्फ्स प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। और इसी तरह नीचे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और लास्ट देम सेल्फ्स हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना जरूर समझ आया होगा। दोस्तों चलिए अब आपको कुछ जरूरी रूल्स बताता हूं सब्जेक्टिव प्रोनाउन के। जब भी बात इमेजिनरी अनफुलफिल्ड डिजायर या एजम्पशन की हो, यानी जब आप अपने ख्यालों में कुछ सोचें, जैसे अपनी कोई इच्छा जो हकीकत में ना हुई हो, ऐसे केसेस में हमेशा ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज किया जाता है। आप यहां एग्जाम्पल से समझिए। अगर यह बोला जाए कि अगर मैं वह होता तो मैं हार नहीं मानता। अब यहां कुछ इमेजिन किया गया है, जिसका इंग्लिश अनुवाद हुआ इफ आई वर हिम आई वुड नॉट एक्सेप्ट डिफीट। दोस्तों अब यहां दो बातें आपने बिल्कुल ध्यान से समझनी है। वो ये कि जब भी ऐसा इफ के साथ कोई भी सेंटेंस इमेजिनेशन का बन रहा हो, जिसमें आप किसी पर्सन की जगह खुद को इमेजिन करके बोल रहे हैं, तब यहां वर का यूज करेंगे। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आई के साथ तो वॉज आता है, फिर ये वर क्यों? तो मैं यहां ये साफ कर देना चाहता हूं कि सिर्फ आई ही नहीं, आप कोई भी प्रोनाउन का यूज करेंगे उसके साथ यहां वर ही लगेगा। और आगे यहां ऑब्जेक्ट हिम दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप समझिए कि अगर मैं उसकी जगह होता, यानी मैं अगर सब्जेक्ट बनकर उसका रोल प्ले कर रहा होता, अब आप समझे कि वह यहां सब्जेक्ट था जिसने हार मानी होगी, तभी यहां हमेशा ऐसे केसेस में सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज किया जाता है।
चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट केस देखिए जो आता है कंपैरिजन का। याद होगा आपको, इसका एक पॉइंट तो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट समझिए आप। यहाँ एग्जाम्पल से देखिए, अगर ये बोला जाए कि वह मुझसे लंबा है, जिसका इंग्लिश अनुवाद हुआ ही इज टॉलर देन मी। अब बताइए क्या सही है ये सेंटेंस? यहां देखिए, जब भी सब्जेक्ट की बात हो रही हो किसी भी सेंटेंस में और उसे ही कंपेयर करा जा रहा हो किसी और से, तब आप हमेशा ही सब्जेक्ट के साथ सिर्फ सब्जेक्ट का ही यूज करेंगे, हमेशा देन के बाद, वरना ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे यहां ये मी गलत हो जाता है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। अगर यहां आई का यूज किया गया होता तब ये पूरी तरह सही हो जाता। इसी के ऊपर एक और सेंटेंस देखिए, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर यह बोला जाए कि हिज वॉच इज फास्टर देन माइन, यानी उसकी घड़ी मेरी घड़ी से तेज है, तब यह सेंटेंस पूरी तरह सही हो जाता है। अब इसकी वजह भी समझिए आप। यह बात उसकी घड़ी की हो रही है जिसको कंपेयर किया जा रहा है मेरी घड़ी से, इसलिए यहां पोजेसिव प्रोनाउन माइन का यूज किया गया है। आप माइन की जगह अगर माय वॉच का भी यूज करते तब भी यह सेंटेंस पूरी तरह सही होता। और यहां इसलिए भी माइन का यूज अक्सर किया जाता है, इससे सेंटेंस को शॉर्ट बनाने में आसानी रहती है। अब नेक्स्ट केस आता है सिमिलैरिटी यानी समानता का। यहां एग्जाम्पल से समझिए आप। अगर यह बोला जाए कि वह मेरी तरह दिखता है, जिसका इंग्लिश अनुवाद बना ही लुक्स लाइक मी। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी बात लाइक की होगी तब इसके साथ हमेशा ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। जी हां, जैसे यहां मी आया हुआ है, जिससे यह सेंटेंस पूरी तरह सही हो जाता है। दोस्तों, इस सेंटेंस को एक और तरह से लिखा जा सकता है, जैसे ही लुक्स एज आई। अब यहां देखिए कि एज के बाद आई का यूज किया गया है जो कि एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और यह भी बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि एज के बाद हमेशा ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। यानी यहां से यह साफ है कि जब बात लाइक की होगी तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और जब एज की तब आप हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। अब दोस्तों, इसके आगे दैट और विच का डिफरेंस जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए समझना, और साथ ही प्रोनाउन के और भी जरूरी ग्रामर रूल्स हम प्रोनाउन के नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इसी के साथ होता है आज का सेशन कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं आपने हमेशा की तरह आज भी कुछ नया सीखा होगा जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। आप अपने व्यूज नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।